कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। यहाँ पर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी हम लोग जियोग्राफी में तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 7वीं के एनसीईआरटी से पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ज्वालामुखी कैसे आते हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, गुफाएँ क्या होती हैं, समुद्री गुफाएँ क्या होती हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको चैप्टर में बताया गया है स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो आपको बताया गया था स्थल मंडल दो चीजों से मिलकर बना है। स्थल मंडल दो चीजों से मिलकर बना है। यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं। पहला तो आता है महाद्वीप, पहला आता है महाद्वीप और दूसरा आता है महासागर। हम बोल सकते हैं कि स्थल मंडल महाद्वीप एवं महासागरों से मिलकर बना हुआ है। स्थल मंडल महाद्वीप और महासागरों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी प्लेटें हैं। स्थल मंडल में बहुत सारी प्लेटें हैं। देखिए क्या बताया गया, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं। देखिए, अगर हम प्लेटों की बात करें तो क्या कर रही हैं, बहुत ही धीमी गति से घूम रही हैं। अब आप कहेंगे कि घूम रही हैं तो क्या जो भारत है उसकी भी स्थिति ग्लोब में क्या कुछ चेंज हो रही है? तो मैं ये कहूँगा चेंज बिल्कुल हो रही है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। इसका अनुभव आप ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा है जो अरबों वर्षों से हम बोल सकते हैं वीडियोग्राफी कर रहा हो कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। क्योंकि प्लेटें क्या करती हैं, घूम रही हैं। प्लेटें क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा क्या करता है जब घूमता है, घूमता है तो मैग्मा के ऊपर पृथ्वी है, ठीक है। तो जब वो घूमता है तो उसकी गति के कारण प्लेटों में गति होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया ये आग जलाई गई है। ये एक गोल हम बस बता सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें कोई टुकड़ा लिया गया। अब इसे जब हम हीट करते हैं तो ये पानी क्या हो रहा है, पानी भी उबलेगा। पानी अगर उबल रहा है तो इसके साथ में इसकी स्थिति, ये जो यहाँ पर एक छोटा सा गोला लिया गया है बीकर के अंदर, इसकी भी स्थिति क्या होगी, चेंज होगी। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। और क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब आपको देखना है परिवर्तन किस टाइप का है। परिवर्तन के बारे में आपको बताया गया है। देखिए, क्रियाकलाप में बताया गया है, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और उसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। इसी तरीके से क्या करता है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैग्मा उठता है तो पृथ्वी की प्लेटों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। प्लेटों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये सभी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। देखिए, इसके बाद आपसे क्या बताया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तरीके के बल आपसे बताए गए हैं, एक है अंतर्जनिक और एक है बहिर्जनिक और एक है अंतर्जनिक। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। तो देखिए, जो आंतरिक भाग में घटित होंगे, आंतरिक भाग अंदर ही घटित हो जाएंगे। अंदर ही मैग्मा क्या करेगा, चट्टानों का निर्माण कर देगा, ठीक है। मैग्मा अंदर ही क्या करता है, चट्टानों का निर्माण कर देता है। अंदर ही बल लगता है, उसे अंतर्जनिक कहते हैं। लेकिन जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो भूकंप एवं ज्वालामुखी क्या होता है, अंतर्जनिक बल है। अंतर्जनिक बल के कारण भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर ध्यान दीजिएगा। भूकंप और ज्वालामुखी अंतर्जनिक बल एंडोजेनिक फोर्स के उदाहरण है, एंडोजेनिक बल के कारण होता है। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भूकंप एवं ज्वालामुखी किस तरीके से होते हैं या कौन सा बल उसके लिए जिम्मेदार है, तो अंतर्जनिक बल उसके लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, पृथ्वी की गतियों की अगर हम बात करें
हम बात करें तो दो तरीके के आपको बता दिए गए, एक होता है अंतर्जनिक होते हैं, और एक होता है बहिर्जनिक। ठीक है, तो देखिए अंतर्जनिक में दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गया आकस्मिक बल, एक क्या हो गया आकस्मिक, जिससे भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी या भूस्खलन, ये आकस्मिक बल के उदाहरण हैं। जबकि पटल विरूपण क्या होता है, जैसे एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है, तो इस तरीके से जब प्लेटों में गति होती है तो इस तरीके से एक प्लेट अगर नीचे की तरफ जा रही है, एक ऐसे है प्लेट, तो यहाँ पर एक संरचना का निर्माण होता है, एक संरचना बना लेती है, पहाड़नुमा संरचना बना लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो बल लगेगा उसे पटल विरूपण मतलब रूप को चेंज करना, रूप में जब चेंज होता है तो उसकी वजह से पर्वत निर्माणकारी बल भी बोल सकते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल इसका एक उदाहरण है, ठीक है। और बहिर्जनक बल की अगर हम बात करें तो अपर्दन एवं निक्षेपण, नदी में बहता हुआ जल, नदी बहना, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। भू प्रॉपर्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है, महासागर एवं महाद्वीप जो कि टिके हुए हैं प्लेटों पर ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं। देखिए इसके बाद आपसे बताया गया है ज्वालामुखी, ठीक है। देखिए ज्वालामुखी क्या है, भू प्रॉपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखिए जमीन के अंदर क्या हो रहा है, मैग्मा पिघल रहा है, मैग्मा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक छिद्र है, जब इस छिद्र से बाहर की तरफ निकलते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी बोला जाता है। अब देखिए पृथ्वी की परत क्या है, मेंटल से प्रॉपर्टी के ऊपर जब बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो हम उसी घटना को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, इसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी से हमें बहुत बड़े लेवल पे गैसें एवं राख भी मिलते हैं, लावा मिलता है, लावा है, इसे लावा बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी है और ये मेंटल है, और इसे क्रेटर बोलते हैं, जो उसका ऊपरी सिरा होता है उसे क्रेटर बोलते हैं। ये निकास है, ये क्या है, मेन निकास है, इसे क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक बताया गया है, एंडो अतः, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंतः और एक्सो मतलब बाहर, जेनिक मतलब उत्पत्ति, तो एंडोजेनिक का मतलब अंदर और एक्सोजेनिक का मतलब बाह्य। जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति, जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति, देखिए, और एक्सो मतलब होता है बाहर। जब बाहर की उत्पत्ति हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक या बाह्य हम बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, ठीक है। जब क्या करती हैं, प्लेटें गति करती हैं, वही प्लेटें आपस में गति करती हैं, तब कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप इसी तरीके से जो प्लेटें हैं ना, जिन प्लेटों पर महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, भूकंप आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात है कि जो प्लेटें हैं, जिन प्लेटों पर महाद्वीप, जैसे हम अपने महाद्वीप की बात करें, एशिया महाद्वीप, ये जो महासागर टिके होते हैं, उन्हीं के कंपन के कारण भूकंप होता है, भूकंप आता है। भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, उद्गम केंद्र। जैसे आप सुने होंगे, अगर आप कभी भी न्यूज में सुनते हैं, जब आप न्यूज में सुनते हैं कि भूकंप आया है, तो भूकंप तो बहुत जगहों पर आपको चेक किया जाता है, भूकंप सिस्मोग्राफ के द्वारा चेक किया जाता है, लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है उद्गम क्षेत्र, या हम बोल सकते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि ईपी सेंटर यहाँ पर था, ईपी सेंटर इंडिया में था, ईपी सेंटर चाइना में था। तो ईपी सेंटर क्या होता है, वही केंद्र होता है जिस स्थान के नीचे कंपन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जो केंद्र होता है उसी बोलते हैं अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र बोल सकते हैं, जिसे ईपी सेंटर बोला जाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र, जो उसके अधिक में आता है, अधिकार में आता है, जैसे हमने बोला ये है उद्गम केंद्र, ये उद्गम केंद्र है, तो ये पूरा जो सर्किल में आ रहा है इसे अधिकेंद्र बोलेंगे, उसके केंद्र के आसपास जो आ रहा है उसे अधिकेंद्र बोलेंगे, उसे हम अधिकेंद्र बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो जो केंद्र होगा,
जो केंद्र होगा उसके आसपास के क्षेत्र को अधिकेंद्र बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा हानि वहीं पर होती है। ऐसा नहीं भूकंप का उद्गम केंद्र यहाँ पर है तो बहुत ज़्यादा दूर तक हानियाँ हो, जो हानि होंगी वो उद्गम केंद्र या अधिकेंद्र के पास में ही होंगी, पास में ही होंगी। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये था उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र ये है तो ये पूरा हो जाएगा अधिकेंद्र, तो अधिकेंद्र तक तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन कोई पॉइंट है यहाँ, कोई देश यहाँ पर है अधिकेंद्र से इतनी दूरी पर, इतनी दूरी का मतलब आप समझिए बहुत ज़्यादा दूरी, अगर स्केल हम मान के चलें, ठीक है, तो इस डिस्टेंस पर अगर कोई है बहुत ही ज़्यादा दूर तो वहाँ पर नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। हम बोल सकते हैं दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता धीरे धीरे कम होती। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही ढक्कन में उबाल आता है ढक्कन में हिलने लगता है, जो वस्तुएं आपके ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होता है, दाने नीचे आते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊँगा। ठीक है, इस तरीके से हमने एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स है, ठीक, यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर प्लेट जिसमें हमने कुछ दाने वगैरह रख दिए और यहाँ पर क्या भर दिया, इसमें वाटर भर दिया। अब हम नीचे से क्या कर रहे हैं, वाटर को हीट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैग्मा में होता है, इसे हीट कर रहे हैं। अब इसे हीट कर रहे हैं तो इस पानी में उबाल आ रही, उबाल आने के कारण ये क्या करेगा, ये जो प्लेट है इसको कंपन देगा। इस पर जब ऐसे ऊपर की तरफ उबाल आएगी तो कंपन उत्पन्न होगा, उससे जो दाने वगैरह हैं वो गिर जाएंगे और आवाज़ भी होगी, उससे साउंड भी प्रोड्यूस होगा, उससे साउंड भी प्रोड्यूस होगा। अब देखिए इसके बाद आपसे बताया गया है ये क्या है, ये देखिए ये उद्गम केंद्र है, जो केंद्र है उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, जिस स्थान पे भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं, इपी सेंटर बोला जाता है, इपी सेंटर बोला जाता है। अब अधिकेंद्र मतलब जो उसके अधिकार में आएगा, जो उसके आसपास होगा उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। ये प्लेट सीमा है, प्लेट सीमा है। भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है, तो किस तरीके से बाहर की ओर भूकंप तरंगे बाहर की ओर निकल रही हैं, बाहर की ओर भूकंप तरंगे निकल रही हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। तो देखिए तरंग टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तरंगे आपको बताई गई हैं। तो देखिए तरंगों के बारे में बताया गया, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, पी याद कर लीजिएगा, पी है, एस है, एल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पी क्या है, पी हम बोल सकते हैं प्राइमरी, एस से सेकेंडरी और एल से लव, ठीक है। प्राइमरी मतलब लॉन्गिट्यूडनल, प्राइमरी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, जिन्हें अनुदैर्ध्य बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल, पी ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल, पी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। और एस क्या है, एस सेकेंडरी है, जिसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, जिसे हिंदी में अनुप्रस्थ बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। और एल जिसे हम सरफेस वेव बोलते हैं, पृष्ठीय तरंगे। तो पी से अनुदैर्ध्य, एस से अनुप्रस्थ और एल से पृष्ठीय। तो ये तीनों तरंगे आपको याद रखनी है, तीनों तरंगे आपको पता होनी चाहिए कि ये 3 कौन सी तरंगे हैं, ठीक है। अब देखिए तरंगों के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किस टाइप की तरंग है। जैसे प्राइमरी तरंग की बात करें तो जिस दिशा में तरंग बढ़ती है माध्यम उसी दिशा में गति करता है। जैसे माध्यम इस तरफ आ रहा है, ठीक है, कभी माध्यम यहाँ पर आ जाता है, कभी आगे आ रहा है, कभी पीछे की तरफ जा रहा है। तो जिस दिशा में, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, जिस दिशा में तरंग बढ़ती हैं माध्यम उसी दिशा में गति करता है, दूसरी बात करें ट्रांसवर्सर की बात करें, अनुप्रस्थ की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगे कुछ इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से चलने वाली तरंगों को अनुप्रस्थ बोला जाता है। जैसे कभी आपने पत्थर को फेंका होगा पानी में, ठीक है, पत्थर को जब हम फेंकते हैं पानी में तो जो तरंगे होती हैं उन तरंगों को हम अनुप्रस्थ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ बोल सकते हैं, ठीक है। ये सभी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं, भूकंप, ठीक है, भूकंप के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भूकंप को कैसे मापते हैं, भूकंप मापी यंत्र से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर
रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है, 2 अथवा उससे कम होती है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जैसे कभी कभी क्या होते हैं, इस तरीके के झटके आते हैं, ठीक है, इस तरीके से भूकंप आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता, उनकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं होती, जिससे हम बोल सकते हैं कि 0% लॉस होता है। ध्यान दीजिएगा, 0% लॉस होता है, किसी भी तरीके की हानि नहीं होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। दो तीव्रता 2 होती है या इससे कम होती है, उसका कोई प्रभाव नहीं, वो 0 के बराबर होता है। जिसकी तीव्रता 5 होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा क्षति पहुंचती है, 5 में थोड़ा सा क्षति पहुंचती है। 6 अथवा 6 से अधिक होने पर, 6 अथवा 6 से अधिक होने पर वह बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। 6 है, अगर 6 से अधिक है तो बहुत ही शक्तिशाली होता है। और अगर 7 हो गई, अगर 7 हो गई भूकंप की तीव्रता, याद रखिएगा, अगर 7 हो गई तो ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। तो देखिए, 2 या 2 से कम होने पर कोई बात नहीं ना, 2 है, 2 से कम है तो 0%, 0 कुछ भी मतलब नहीं। 5 होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्षति पहुंचती है, 5 होने पर क्या होता है, थोड़ा सा क्षति पहुंचती है। 6 होने पर नुकसान होता है, 6 होने पर भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को नुकसान होता है, 6 पर भी नुकसान होता है। लेकिन 7 हुई, अगर तीव्रता 7 हुई या 7 से ज़्यादा हुई, 7 हुई या 7 से ज़्यादा हुई तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है अगर भूकंप की तीव्रता 7 होती है, अगर भूकंप की तीव्रता 7 होती है। अब बात करी गई है, आप लोग क्लास 7th में है, एक बताया गया आपको एनसीईआरटी में, अगर भूकंप आता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, 3 आपको सुरक्षित स्थान बताए गए हैं, कुछ सुरक्षित स्थान, जैसे रसोई के काउंटर, ठीक है, जहां पर रसोई होती है तो रसोई में नीचे की तरफ, ठीक है, जो काउंटर बनाए जाते हैं, हम बोल सकते हैं उनके नीचे आप छिप सकते हैं, मेज के नीचे आप छिप सकते हैं, या दीवार का जो अंदरूनी कोना होता है, जो कोने होते हैं दीवार के, जो कोने होते हैं, आपको पता है जो रूम होता है वो घन के रूप में होता है ना, क्यूब के फॉर्म में होता है। टोटल 6 फलक होते हैं किसी भी रूम में ना, 6 फलक होते हैं, निश्चित है, ठीक है। तो जो मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में आप रुक सकते हैं। किन किन चीज़ों से दूर रहें, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम के पास से आप क्या रहें, दूर रहें। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें, ठीक है। अगर आप कभी आपको पता चलता है भूकंप आने वाला है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हमने जब चर्चा की थी तो यहाँ पर आपको बताया था कि जो भी गतियाँ हैं, ठीक है, पृथ्वी में क्या है, लगातार गतियां हो रही हैं, और जो पृथ्वी की गतियां हैं वो 2 बल के कारण होती है, एक होते हैं अंतर्जनिक और एक का होते हैं बहिर्जनिक। अब अगर हम बहिर्जनिक की बात करें तो अपर्दन एवं निक्षेपण होता है। बहिर्जनिक में क्या होता है, अपर्दन एवं निक्षेपण होता है, अपर्दन एवं निक्षेपण होता है। तो अपर्दन और निक्षेपण या अपर्दन या अपक्षय के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, बताया गया अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती जा रही, विघटित हो रही है अपक्षय एवं अपर्दन के कारण। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, शैलें टूटती हैं तो उसे अपक्षय बोलते हैं, शैलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो देखिए बताया गया है, जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपर्दन की बात यहाँ पर और अपक्षय की बात बताई गई, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर जो शैलें टूटती हैं वो हम बोल सकते हैं वो अपक्षय की क्रिया है, अपक्षय की क्रिया है। लेकिन जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय, जो इनसे क्षय होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं, उन्हें हम अपर्दन बोलते हैं। तो अपर्दन और अपक्षय आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है
ठीक है। भूकंप को भूकंप लेखी से नापा जाता है, जिसे इंग्लिश में सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। यहाँ पर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। जलप्रपात एंजल है। जलप्रपात का मतलब है ऊंचाई से जल का गिरना। ऊंचाई से जल का गिरना क्या है? जलप्रपात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जलप्रपात नया टर्म आया है, तो ऊंचाई से जल का गिरना जलप्रपात कहलाता है। ऊंचाई से जल का गिरना जलप्रपात कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात ध्यान दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। आज की क्लास में बहुत ही अच्छी क्लास यहाँ पर चल रही है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात जो आपको इमेज में दिखाया गया है वो नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात ध्यान दीजिएगा और याद रखना है, नियाग्रा जलप्रपात है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। लेकिन आपको एंजल जलप्रपात याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंजल जलप्रपात आपको याद रखना है कि एंजल जलप्रपात क्या होता है। नदी के कार्य की बात अगर करें तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती हैं तो यह जलप्रपात बताती हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर जलप्रपात आपसे बताया गया, ये क्या है? जलप्रपात है, मतलब जल का ऊंचाई से गिरना जलप्रपात कहलाता है। ऊंचाई से गिरना क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे बताई गई हैं। देखिए ये जो नदी है, ठीक है, ये इस तरीके से जो मोड़ों से मुड़ रही है, इस तरीके से इन्हें विसर्प कहते हैं। ये क्या है? ये विसर्प इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसर्प। और ये जो किनारे से मिट्टी होती है, अगर आपने कोई भी नदी देखी हो तो किनारे से मिट्टी होती है, उसे क्या बोला जाता है? तटबंध बोला जाता है। क्योंकि आप तट को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, तट को बांध देते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? तटबंध बोलते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें हम तटबंध बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो नदी के मोड़ हैं जो विसर्प हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये विसर्प बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाता है उसे हम चाप झील बोलते हैं। अब देखिए बताया गया है आपको, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। ये विसर्प कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू होता है। अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। तो ये देखिए जो सिरे हैं ना, ये ऐसे ये क्या बन रहे हैं? ये सब सिरे हैं। तो जब पास आते जाएंगे इस तरीके से पास आते हैं, निकट आते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। और विसर्प क्या करते हैं? कुछ समय बाद नदी से कट जाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, नदी से ये क्या हुआ? ये यहाँ का लूप था, हम बोल सकते हैं कटकर इस तरीके से आ गया, कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। जब जो विसर्प होते हैं नदी से कट जाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको ये याद रखना है, नदी से कट जाते हैं तो एक स्वयं एक झील बनाते हैं जिसे चाप झील बोलते हैं, चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। ऐसी मिट्टी, तो देखिए जो छोटे छोटे कण होते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं।
इनसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। और इसी से क्या होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ये क्या करती है, निक्षेपण करती है, और उन्हीं निक्षेपणों से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है, बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। बाढ़कृत मैदान बनते हैं इस नदी के जो पानी है उसकी गति के कारण, जब बाढ़ वगैरह आ जाती है तो जो महीन मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, वो निक्षेपित कर देती है। उसी से क्या होता है, बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उद्दित तटों का तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जिनको वितरिका कहा जाता है। देख रहे हैं आप, ये मुख्य नदी आई है। अब ये समुद्र जो नीला नीला दिखाया गया समुद्र, यहाँ तक आना, लेकिन ये सीधे नहीं आ पाती क्योंकि इसके साथ नदी अगर इतनी दूर से आ रही तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े कण हम बोल सकते हैं जो काफ़ी वजन होते हैं, उन्हें अपने साथ में लेकर आती है। तो उनको बहा नहीं पाती है क्योंकि वेग उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वेग ज़्यादा ना होने के कारण ये छोटे छोटे पार्टों में इस तरीके से वितरित हो जाती है। तो वितरित होने की क्रिया वितरित होने की क्रिया वितरिका कहलाती है। ठीक है, जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे, बहुत ही अच्छा टर्म बोला गया, मलबे जिसे हम बोल सकते हैं, मलबे का निक्षेपण नहीं कर पाती, तो करने के लिए वितरिका बनती है। निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादे के संग्रह से डेल्टा बनता है। तो ये सब क्या है, डेल्टा बना रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर वीडियो देख रहे हैं। सबसे बड़ा डेल्टा और कौन सी दो नदियों से बनता है, और साथ में जिन दो नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बन रहा है उसमें से कौन सी नदी भारत में बहती है। समुद्री तरंग के कार्य, तो देखिए पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, इसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। तटीय मेहराब, जैसे यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं पत्थर था जिससे ये भाग पूरा कट गया है, पानी के बहाव के कारण ये कट गया है और सिर्फ इतना ही बचा है, इसे तटीय मेहराब कहते हैं। ये समुद्री गुफा है, समुद्री गुफा इसे बोला जाता है। इस टाइप की गुफा जो बनी होती है समुद्री गुफा बोलते हैं। ये सब समुद्र की तरंगों के द्वारा है, ये सारी आकृतियाँ बनी हैं। इसे स्टैग बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समुद्र तरंग के कार्य। समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों बनाती हैं। समुद्र तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती हैं। इनको समुद्र गुफा कहते हैं। समुद्र गुफाओं का निर्माण इस तरीके से होता है जब तरंगे क्या करती हैं, निक्षेपण एवं अपर्दन के समय, ठीक है, समुद्र तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है और उसी के साथ साथ ये बढ़ती जाती है धीरे धीरे। भाई अगर 1000 वर्षों तक होता रहेगा तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगी, चौड़ाई लेंगी, तो उसी से क्या होता है, समुद्री गुफा का निर्माण होता है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट में बताते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है क्योंकि और सारा भाग क्या होता है, बह जाता है, निकल जाता है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब। तो देख रहे हैं जो गुफा थी वो पूरी क्या हो गई, चली गई। गुफा क्या होती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है, सिर्फ छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहा जाता है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। अपर्दन क्या करेगा, छत को तोड़ देगा। केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैग कहते हैं। तो देखिए आपको एक सीरीज से याद रखना है, पहले पूरी गुफा होगी, धीरे धीरे काफ़ी समय में गुफा बनेगी, फिर जब गुफा बन जाती है तो कई हजार वर्षों तक वो पूरा भाग बह जाता है, अलग हो जाता है, सिर्फ छत बचती है, तब तटीय मेहराब कहते हैं। और जब छत भी चली जाती है तब स्टैग कहते हैं। समुद्रीय जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटे को समुद्री भृग कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उसे क्या बोला जाता है, समुद्री भूख बोला जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। पुलिन, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे भैया पुलिन क्या है, तो ध्यान से सुनिए। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री तट का निर्माण करती हैं। अगर ये बोल दे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पुलिन का मतलब तट होता है, तटीय होता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद
जमा कर समुद्री तट का निर्माण करती हैं, समुद्री तट का निर्माण करती हैं। हिमनद हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं, बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद एवं हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलसमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलसमी मिट्टी एवं पत्थरों से मृदशय का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। तो झीलों का निर्माण कुछ इस प्रकार होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो हिमनद हिमोड़ की परिभाषा आपसे बताई गई है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। देखिए, चैप्टर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराए जाते हैं कि एक रिवीजन हो जाए, एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं, इसका भी पता चल जाए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? प्लेटें क्यों घूमती हैं? तो इसका आंसर होगा मैग्मा की गति के कारण प्लेटें घूमती हैं। आपसे पूछा गया है बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है? तो बहिर्शक्ति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बोलते हैं। जो आंतरिक बल उत्पन्न होता है आंतरिक शक्तियों के कारण उसे अंतर्जनिक बल बोला जाता है। अपर्दन क्या है? वायु जल तथा हिमनद द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, वायु जल तथा हिमनद द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बाढ़कृत निर्माण का मैदान कैसे होता है? जब नदियाँ अपने साथ महीन कण लेकर आती हैं और नदियों में बाढ़ आता है, तो उन बाढ़ के समय के बाद वो जो कण होते हैं, जो महीन कण होते हैं, उन्हीं से क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है और उन मैदानों को बाढ़कृत मैदान कहते हैं, बाढ़कृत मैदान करते हैं। बालू डिब्बा क्या है? हवाओं के कारण रेत के टीले जो होते हैं वो पर्वतनुमा ही सिर्फ होता है, पर्वत की ऊंचाई नहीं होती है, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई भी बताई गई है। पर्वतनुमा आकृति बना लेते हैं, उसे बालू डिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? पुलिन मतलब तट। समुद्री पुलिन मैदानों का निर्माण समुद्री तरंगों के अवसाद के संग्रहण के कारण होता है। जो अवसादें होती हैं उन्हीं के संग्रहण के कारण होता है। अवसादों के संग्रहण के कारण समुद्री पुलिन या समुद्री तट का निर्माण होता है। चाप झील क्या है? नदियों के विसर्ग, ये विसर्ग हैं। जब नजदीक आ जाते हैं तो नजदीक आने पर उनका जो एक भाग अलग हो जाता है, तो दिखने वाली संरचना, जो हमें नई संरचना दिखती है, उसे चाप झील बोलते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग की विशेषता सैल नहीं है, किनारा भी होता है, समुद्री गुफा भी है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता, ठीक है, हिमोद, हम क्या बोल सकते हैं? हिमोड़ होगा। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी होती है ना। छत्रक शैलें पाई जाती हैं, एक नया टर्म है, इसको बताया नहीं गया था चैप्टर में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ छत्रक शैलें क्या होती हैं। देखिए, रेगिस्तान में कठोर भूमि होती है और वहाँ पर बालू जमा हो जाती हैं। वहाँ पर क्या होता है? जो बालू जमा हो जाती है उनसे जो शैलें बनती हैं उन्हें हम छत्रक शैलें बोलते हैं। तो रेगिस्तान में कहाँ पर ये घटना होती है? सिर्फ रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पर पाई जाती हैं? चाप झील यहाँ पर पाई जाती हैं। चाप झील कहाँ पर पाई जाती हैं? अगर आपसे बात करी जाए चाप झीलों की, तो चाप झील कहाँ पर पाई जाएंगी? नदी घाटी में चाप झीलें पाई जाएंगी। नदी घाटी में पाई जाएंगी। देखिए, इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए, ठीक है, सही जोड़े बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे बोला गया हिमनद, तो नदियाँ, नदियाँ। विसर्प क्या होगा? विसर्प की अगर हम बात करें तो विसर्प क्या है, बताइए आप कमेंट में, ठीक है। विसर्प, पुलिन, ठीक है, ये आपको बताने कमेंट में। विसर्प बताइए, पुलिन बताइए। पुलिन क्या हम ये कह सकते हैं क्या समुद्री तट है? आप बताना है यस या नो, कमेंट में बताते रहिए, कमेंट देखे जा रहे हैं। पुलिन को क्या हम समुद्री तट बोल सकते हैं? बालू टिब्बा
कहाँ पर? रेगिस्तान। ठीक है। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात। ठीक है, चा जो बोला गया है जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है, बताइए कमेंट में जलप्रपात। ठीक है, ऊंचाई से जल का गिरना, ठीक है, जलप्रपात कहलाएगा। ठीक है, और भूकंप आपसे बोला गया है। ठीक है, क्या बताया गया? भूकंप। यहाँ पर कुछ ऑप्शन कट कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होने चाहिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो देखिए आपको ये सारे आंसर क्या करने हैं, देखने हैं। ठीक है, जो भी बता दिए गए हैं। देखिए हिमनद की अगर हम बात करें तो हिमनद के द्वारा हम बता सकते हैं हिमोड होता है। हिमनद क्या है? हिमोद। हिमोद को अगर हम परिभाषित करें तो हिमनद द्वारा लाई गई मिट्टी से हिमोड का निर्माण होता है। विसर्प क्या होते हैं? जो नदियों की आकृतियां होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? विसर्प बोला जाता है। जो इस तरीके से आकृति होती है उसे विसर्प बोला जाता है। पुलिन क्या है? समुद्रीय तट। बालू टिब्बा क्या है? बालू टिब्बा की अगर हम बात करें तो रेगिस्तान में जो बालू के इकट्ठे हो जाने की घटना को बालू टिब्बा उसे हम बोल सकते हैं। जलप्रपात, जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई से जल का गिरना जलप्रपात कहलाता है। और भूकंप की घटना भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, भूकंप की घटना भी आपको बता दी गई है कि भूकंप की घटना क्या है। तो इस तरीके से